ब्रेन ट्यूमर यानी कि मस्तिष्क की रसोई, या ऐसे कह सकते हैं कि मस्तिष्क की गांठ जो क्यों होती है। मस्तिष्क में अनियंत्रित तौर से जो कोशों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में जो कोश रहते हैं वो एक नियमित संख्या में ग्रोथ होता है, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरे दूसरे कोश उत्पन्न होते हैं, उनका ग्रोथ चलता है। ये धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होता है, फिर ये डेड होते हैं, नए सेल्स उत्पन्न होते हैं। लेकिन कई बार कैसे होता है कि उनकी ग्रोथ अनियंत्रित तौर से होने लगती है और वो मरते नहीं हैं और दूसरे कोश बढ़ने भी लगते हैं। और ये कोश जब बढ़ने लगते हैं, ये गांठें जब उनकी साइज़ जब बड़ी होने लगती है, तो वो जो गांठें जहाँ पर भी उनका साइज़ बढ़ता है, तो जो भी पार्ट में वो साइज़ उनकी बढ़ती है, तो वो पार्ट बॉडी के जिस भी अंग, शरीर के जिस भी अंग को इफ़ेक्ट करता रहता है, वो अंग में उसका इफ़ेक्ट होने लगता है। तो जैसे कि फ्रंट लोब, पीछे का जो रहा कान की तरफ, या जहाँ भी वो मस्तिष्क के रसोल यानी कि ब्रेन ट्यूमर रहा, तो उसके जो इफ़ेक्ट वाला एरिया रहा बॉडी का, तो वहाँ पर वो इफ़ेक्ट होने लगता है। तो जैसे कि आँखों में कम दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, या डबल दिखाई देता है, या ब्लर दिखाई देता है। तो कई बार जो पिनियन ग्लैंड से लग के आई, अगर वो रसोली बढ़ रही है, ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है, तो हार्मोनल चेंजेस दिखाई देते हैं, मोटापा हो जाता है। तो मासिक स्राव महिलाओं में इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार कानों की तरफ अगर ये रसोली या ब्रेन ट्यूमर कहे कि इनका जो साइज़ बढ़ने लगता है, इनका ग्रोथ बढ़ने लगता है, तो कानों में कम सुनाई देना। अगर थ्रोट में भी बोलने में तकलीफ़ होने लगती है, और याददाश्त कम हो जाती है, तो कई बार गिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई 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 मरीज़ों को कि लेफ़्ट साइड पूरा या फिर आधा बॉडी पूरा यानी पैरालाइज्ड हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर सकते हाथ पैर, हाँ, शरीर में बहुत सी कमज़ोरी आ जाती है। ये क्यों होता है? कभी कभी जेनेटिकली होता है, यानी आपके आनुवंशिक किसी को आपकी फैमिली में रहा हुआ है, हिस्ट्री रही हुई है फैमिली की, तब भी होता है। पेंट, फ्यूल, या फिर पेस्टिसाइड्स, या रेडियोलॉजी का क्या बोलते हैं अपने, जो पूरा जो एरिया रहता है रेडियोलॉजी वाला, कभी ये फेस किया हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ओके, उसके बाद में स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं कुछ, तो उसमें भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि मस्तिष्क में कोशों की संख्या अनियंत्रित तौर से बढ़ती है, उससे भी ये होता है। तो अगर आपकी जो ये ब्रेन ट्यूमर है जो 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रही, तो वो नॉन कैंसरस यानी हो सकती है। नॉन कैंसरस और कैंसरस दो तरह की गांठें होती है, मैलिग्नाइन और बिनाइन। बिनाइन जो ट्यूमर रहती है वो नॉन कैंसरस रहती है, मैलिग्नाइन रहती है वो कैंसरस गांठें रहती है। फर्स्ट स्टेज में इसका ऑपरेशन होके 5 से 7 साल तक रिलीफ हो सकता है, उसमें वो बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। दूसरे स्टेज में 3 से 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाद में फिर से ये ग्रो होती है और फिर से उसका ऑपरेशन किया जाता है। तीसरे और चौथे जो ग्रेड का जो गांठ रहती है ट्यूमर, तो उसमें ऐसा रहता है कि वो 2 साल चढ़ा, फिर से बाद में फिर से ट्यूमर हो गई, फिर से उसका ऑपरेशन किया और बहुत क्योर करानी पड़ती है। और 4th ग्रेड का जो है कैंसर अगर ट्यूमर, तो फिर आपका ब्रेन ट्यूमर, तो आपको वो ऑपरेशन कराने के बाद में पेशेंट जो रहता है उसकी रेडियोलॉजी और कीमोथेरेपी भी करानी रहती है। ये पूरी ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी अगर ये ट्यूमर कैंसर की रही, तो इसमें 100% श्योर नहीं कह सकते कि इसमें पूरे का पूरा जो सारे कोष मर चुके हैं। नहीं, ये फिर से हो सकता है कुछ सालों बाद में। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर 6 मंथ में MRI करानी पड़ती है। MRI में MRI कॉन्ट्रास्ट करेक्ट किया जाता है, जिसमें कि वो साफ़ तरीके से दिखाई देता है कि कहाँ पर ट्यूमर हो रही है, या कोई भी अगर गड़बड़ी है तो MRI कॉन्ट्रास्ट में तुरंत ही पता चल जाती है। और उसके द्वारा इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। अगर प्राइमरी स्टेज में है तब भी आप सीधे ही न्यूरो सर्जन से जाइए। कोई भी दूसरी इलाज या कोई भी दूसरी एलोपैथी, ये वो कोई भी ट्रीटमेंट के पीछे आप भाग रहे हैं, लेकिन इसका पहला इलाज, फर्स्ट इलाज है, आप पहले
न्यूरो सर्जन के पास जाइए, वो लोग एमआरआई देंगे, सीटी स्कैन देंगे, फिर एमआरआई देंगे, और एमआरआई के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये कैंसर वाली गांठ है या नहीं। टिश्यू लिए जाते हैं, टिश्यू के द्वारा कैंसरस गांठ है या नहीं ये पता चलता है। अगर उसकी साइज़ कम रही तो फिर वो रेडियोलॉजी के द्वारा एक छोटा सा छेद डाल के, एंडोस्कोपी के द्वारा एक छोटा सा छेद करके ब्रेन में, और वहाँ से वो लोग कैंसरस के जो ट्यूमर होती है उसको जला सकते हैं या रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर सर्जरी की ज़रूरत रही तब भी 3 से 4 घंटे की भी सर्जरी रहती है। कई बार 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन का रुकना पड़ता है अगर ज़्यादा बड़ी सर्जरी रही तो। बड़े सिटीज़ में इसकी जो सर्जरी की कॉस्ट है वो 1.5 लाख से 7 लाख तक जा सकती है, जैसे आपकी ट्यूमर हो और वो कहाँ पे है। अगर ज़्यादा गहराई में है और उसके ट्रीटमेंट में, सर्जरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग में आ रहे हैं तो, और हॉस्पिटल का दवाइयों का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ सकती है या घट सकती है। और आपका स्टे का भी जैसे आपको कितनी केयर करनी है, क्या कितनी बड़ी सर्जरी है, उसके हिसाब से आपका हॉस्पिटल का खर्चा जाना जा सकता है। और सबसे पहले आपने न्यूरो सर्जन से ही कंसल्ट करना रहता है जब भी पता चलता है आपको। तो कैसे पता चलता है? सबसे पहले पेशेंट को जब अगर आपको इसकी क्या निशानियां हैं, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह 4 से 5 बजे बिल्कुल भयंकर हेडेक होता है। वो हेडेक जो हेडेक की कोई भी पेन किलर दवाई लेने के बावजूद भी 3-4 दिन कंटिन्यू हेडेक इतना बढ़ता रहता है, उसका स्टेज कंटिन्यू बढ़ता रहता है, कम तो नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि वो जब उल्टी हो जाती है तो हेडेक थोड़ा कम हो जाता है। कई बार जो मरीज़ रहते हैं उन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और किन्हीं लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर में लकवा जैसा लगता है, वो यानी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, कम सुनाई देता है, देखने में ब्लर होता है, उनको पूरा कंसंट्रेशन से वो देख नहीं पाते, बोलने में भी थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। तो ये सारी निशानियां हैं। ओके, ये जब आपको लगे कि ये सारी निशानियां हो रही हैं, आप न्यूरो सर्जन के पास जाइए। एमआरआई का बोलेंगे, एमआरआई के बाद सिटी स्कैन बोलेंगे, उसके बाद एमआरआई, और एमआरआई कॉन्ट्रास्ट से पता चल जाता है कि ब्रेन में ट्यूमर कहाँ पर है। बिनाइन ट्यूमर रहा तो वो नॉन कैंसरस है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में। बिनाइन और नॉन और मेलिग्नाइन जो ट्यूमर है उसका इलाज का। और इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कौन सी भी ट्रीटमेंट लो। कभी भी इसका पता चले तो ये नहीं कि इसकी उसकी सुन के पहले हम लोग फला ट्रीटमेंट फला जगह पे ये वाली थेरेपी करा ली, वो वाली थेरेपी करा ली, नहीं। आपको इसके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है। आप सबसे पहले न्यूरो सर्जन से इसका कंसल्ट कीजिए। और 99% ऐसा होता है कि सर्जरी ही इसका ऑप्शन, सर्जरी ही इसका इलाज है। और अगर आपकी ट्यूमर छोटी रही तो रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से हो जाता है, एंडोस्कोपी से भी छोटे से छेद से रेडिएशन द्वारा या कीमोथेरेपी द्वारा बिल्कुल उसको जलाया जा सकता है, या बिल्कुल उसको गांठ को दूर किया जा सकता है। और बड़ा रहा तो उसमें आपकी सर्जरी की जा सकती है। एपोलो हॉस्पिटल में जेपेक्स करके अभी एक नया जो इंस्ट्रूमेंट आया है ऑपरेशन के लिए, मशीन आई है, तो उससे बहुत फास्ट ऑपरेशन या सर्जरी हो सकती है, और विदिन 1 डे आपको रिलीव हॉस्पिटल से कर देते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरी करानी है। जिन लोगों को ये ट्यूमर कैंसर की रहती है तो उन लोगों को बाद में भी फिर से होने की संभावना रहती है। 100% कभी भी सर्जरी के बाद में भी 100% ये श्योर नहीं हो सकते कि ये दोबारा नहीं होगी, नहीं, ये होती ही है। और कभी कभी छोटे पार्ट्स भी रह जाते हैं। ऑपरेशन के बाद में भी कहीं पर अगर उसके कोष रह गए तो उसके लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है, जिससे इन्हें दूर किया जा सकता है। और दूसरी ये बात है कि हम लोग किसी की भी सुनते कि नहीं भाई ये फला ट्रीटमेंट, ये फला ये करने से, थेरेपी करने से या वो करने से मिट जाता है, कुछ ही दिनों में ब्रेन ट्यूमर भी मिट सकता है, ये वाला करने से वो नहीं। इसका ये इधर उधर की बातें सुन के हम लोगों ने
फिर हमारी ट्यूमर का साइज़ बढ़ गया, तो फिर जो भी रिस्क होगा वो पेशेंट्स ने और डॉक्टर ने दोनों को ही बेयर करना पड़ेगा, जो यानी रिस्क बढ़ जाता है। तो एंडोस्कोपिक और मशीनरी द्वारा अभी जो सर्जरी हो गई है वो इतनी आसान हो गई है कि जिसमें खून का बहाव बहुत कम होता है, बहुत रिस्क कम होता है। इतना ही नहीं, जो ऑपरेशन के दौरान जो ट्यूमर निकालते हैं तो उसमें साइड के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी नुकसान नहीं होता। पेशेंट्स को विदिन 1 डे रिलीव हो जाता है और कम से कम रिस्क रहता है। तो अभी ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ हो गई है। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में आपके घर में या कहीं भी आपके ध्यान में पेशेंट है या आप खुद हैं, तो पहले सबसे पहले न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें और उसके बाद में उनको फॉलो करते हुए ये सारी ट्रीटमेंट पूरी करें। ज़रूर अगर आपको कोई भी मेरी जानकारी कोई भी काम में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।